नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हर चुनाव में दलित एक बहुत बड़ी भूमिका अपनाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि दलितों का वोट किसी भी तरह उनको मिल जाए। उसको लुभाने के लिए तरह तरह की वो प्रलोभन देते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दलित वोट जिधर जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। दिल्ली के चुनाव में भी दलित वोटों को लेकर बड़ा घमासान जारी है। दलित वोट किसको किधर जाएंगे, इसकी बड़ी कोशिशें चल रही हैं। इस बीच में एक अनूठा प्रयोग हुआ है। अशोक भारती जी हैं, बहुत योग्य आदमी हैं। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान इस संस्था है, इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर वो कई बार दलितों का मुद्दा उठाते रहे हैं। 1998 में कुआलालंपुर में जब देश भर के तमाम दलित नेता इकट्ठे हुए, तब उनको लगा कि देश भर के दलितों का एक डेटा तैयार किया जाए, वो उसमें पता रहे कि दलितों की मंशा क्या है, परेशानियां क्या हैं। और दिल्ली में उन्होंने अभिनव प्रयोग किया। दिल्ली का दलित समुदाय किधर जाएगा, इसके लिए उनके संगठन की महिलाओं ने और बाकी कार्यकर्ताओं ने दलितों के बीच जाकर एक सर्वे किया। ये सर्वे वैसा नहीं था कि जैसे न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा कि सर्वे कराने वाले नारा लगाते थे कि अब की बार 400 पार, और एंकरनियों से भी ज्यादा डांस वो सर्वे करने वाले करने लगते थे, नाचने लगते थे। नतीजा आया, पता चला कि ये सर्वे तो प्रायोजित थे, पैसे देके कराए गए थे, इसीलिए उसका भंडाफोड़ हो गया। लेकिन ये सर्वे जो हुआ है दिल्ली का, ये दलितों ने किया है, दलितों की बस्तियों में जाके किया है, दलितों के बीच रह के किया है, और खुद एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है जो सालों से दलितों के बीच काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इससे ज्यादा प्रभावी और इससे ज्यादा सच्चा सर्वे कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैंने अनुरोध किया कि आप मेरे साथ आए और बताएं कि इस सर्वे में आ क्या रहा है। और उनके साथ उनके सहयोगी प्रेम कुमार जी, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, हम तमाम टीवी चैनलों पर उनको देखते रहते हैं, उन्होंने भी मुझे समय दिया। अशोक भारती जी आए। और मैं छोटा सा सार आपको बता देता हूं कि दिल्ली के दलितों के मन में अभी भी केजरीवाल है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, मैं ये बातचीत करूंगा। आप खुद सुनिएगा। बहुत शानदार बातचीत है। दिल्ली के चुनाव की सीधी सीधी तस्वीर सामने आ जाएगी कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है, दलित किधर जा रहे हैं। चलते हैं अशोक भारती जी और प्रेम कुमार जी के पास। दिल थाम के रखिए, बहुत शानदार बातें आपके सामने आने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ समय देने के लिए अशोक जी और प्रेम जी, आप दोनों का। आप दोनों ने वो आप लोगों ने जो ऐतिहासिक काम किया है, उसकी जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम है। अब तक तो ये जो ओपिनियन पोल आते हैं और सर्वे आते हैं, इन पे मेरा तो भरोसा खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव में जो सर्वे करने वाले हैं वो लोग डांस करते थे, अब की बार 400 पार का नारा लगाते थे, और बैठ के कि पिछड़ों ने इतना वोट दिया, दलितों ने इतना वोट दिया, और इस बार तो इनकी सरकार आ रही है, खासतौर से साहेब की सरकार आ रही। मतलब मुझे लगता है जितना भक्त और भक्तनी खुश नहीं होते होंगे, उतना नोएडा के एंकरनियां खुश हो जाते थे ऐसे सर्वे पे। लेकिन अशोक जी, आपने कमाल कर दिया। महिलाओं से सर्वे कराया, दलित बस्तियों में सर्वे कराया, और पहली बार दलितों के मन में क्या है दिल्ली के चुनाव को लेकर, ये एक अनूठा प्रयोग था। जब मैंने सुबह सुना, प्रेम जी से मेरी बात हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि कोई कितने योग्य लोग जो वास्तव में दलित समुदाय के बीच में काम करते हैं, भारत में सालों से काम करते आए हैं, उन्होंने महिलाओं से ये प्रयोग कराया। और मुझे लगता है इससे विश्वसनीय सर्वे कोई दूसरा हो नहीं सकता, इससे अनूठा सर्वे कोई हो नहीं सकता कि महिलाएं जाके, खुद महिलाएं वो समुदाय से आए, वो जाके उस समुदाय से पूछे, सर्वे करें। तो बातचीत की शुरुआत मैं ही करता हूँ अशोक जी। मतलब मैं पहले ये चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को बताएं, ये संगठन कैसा है, कब से काम किया है इसने, और किस तरह से आपके मन में ये आइडिया आया कि दिल्ली के चुनाव में दलित समुदाय क्या सोचता है, किधर जाना चाहता है, उसकी बात की जाए। थोड़ा सा मैं आप जानना चाहता हूँ, दर्शक समझ सके कि ये प्रयोग किया कैसे आप। देखिए, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि 1998 में हम लोगों ने वर्ल्ड दलित सम्मेलन, फर्स्ट वर्ल्ड दलित सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में किया था, जिसमें मान्यवर कांशीराम, रामविलास पासवान, श्री फूलन देवी, ये सब लोग थे वहां पर। और दलितों का हु इज हु जो ग्लोबल सेक्टर में काम करते वो सब थे। मैं ऑस्ट्रेलिया में था उस वक्त, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो हम लोगों ने वो सम्मेलन किया। उस सम्मेलन से मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि जो हम उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतरा। मैं लौट के भारत आया। मैंने सोचा कि हम विश्व स्तर पे दलितों को एक करने की बात कर रहे थे, कम से कम भारत में भी कोशिश की जाए।
और जब मैंने खोजने की कोशिश की कि भारत में क्या दलितों का कोई नेशनल प्लेटफॉर्म है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2000 में कोई दलितों का नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था। दलितों की पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, और बहुत सारे तमाम, दक्षिण भारत में 2 पार्टियां थी, महाराष्ट्र में तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कई गुट थे। लेकिन मैंने ये देखा कि दलितों का सामाजिक आर्थिक मुद्दों पे काम और चिंतन मनन करने वाला, पॉलिसी इंटरवेंशन करने वाला कोई नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर इसको लेकर हमने 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस बुलाई, जो आज नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जाना जाता है। पिछले करीब 23-24 सालों में अमूमन हर राज्य में हमारे सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लीडर हैं, और इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट को डाइल्यूट किया, और उस वक्त जो अभी एक हमारे उभरते हुए नेता हैं वो जेल में थे, तो नैकडोर की कॉल पर हमने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया। नैकडोर की कॉल नहीं थी, लेकिन भारत बंद की कॉल थी, और फिर नैकडोर ने पूरा अपना जो सर्किट था उसको एक्टिवेट किया, उसमें 13 लोगों की जान गई। अभी जो सब कैटेगराइजेशन वाला मुद्दा था उस पर भी जो भारत बंद की कॉल नैकडोर ने दी थी। तो नैकडोर एक बहुत ही बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म है जो खामोशी से काम करता है, उतनी खामोशी से राष्ट्रीय लोग भी करते हैं। हाँ, मैंने वो देखा क्योंकि कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और अचानक ये संगठन सामने आया और सर्वे करके तहलका मचाया। 1998 में आप कुआलालंपुर गए थे। अच्छा, क्या संयोग 1996 में भारत आसियान देशों में शामिल हुआ था, तो वहां पे कुआलालंपुर में ही सम्मेलन था, और मेरा सौभाग्य था कि 1996 में मैं भी कुआलालंपुर उसी सम्मेलन को कवर करने गया था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था आपका, इसके मन में ये कैसे आया कि अब एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों के रुझान क्या हैं, दलितों, कौन सी पार्टी को दलित क्या समझते हैं, किसका हितैषी समझते हैं, इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि ये अनूठा प्रयोग है। कभी भी मुझे याद नहीं आता कभी भी किसी इंपॉर्टेंट दलित ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का किसी राज्य के चुनाव से पहले सर्वे करने का प्लान बनाया हो। देखिए, हम ये पिछले 20 साल से ये देख रहे थे, लगातार सर्वे पे सर्वे आते हैं, और उसमें अक्सर दलितों की हिस्सेदारी भी बताई जाती है कि दलित इतना जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। तो जब हमने चीजें खोजने की कोशिश की जमीनी स्तर पर, तो हमको पता लगा कि हमारे इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां इतने, कोई तो एक व्यक्ति हमको मिलता जो कहता है कि मेरा सर्वे हुआ है। तो हमें लगा कि दलितों के नाम पे दलितों जैसे दिखने वाले, और दलितों जैसे कैसे लोग दिखते हैं, मैले कुचैले, जो पर्सपेक्टिव जो दिमाग में लोगों ने दलितों की इमेज बना रखी है, उन जैसे दिखने वाले लोगों का लोग सर्वे करते रहे। तो हमको लगा, एक तो हमें ये लगा कि ऑथेंटिक दलितों का एक सर्वे होना चाहिए, और ऑथेंटिक सर्वे होना चाहिए। दूसरा, हमको ये लगा कि दूसरे लोग ही सर्वे क्यों करें, हम अपने समाज का सर्वे क्यों ना करें, क्योंकि हमारे समाज की वॉइस हमसे बेहतर तरीके से कोई उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे, ज्यादातर दलित जो है गैर दलितों को चीजें बताने में थोड़ा शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं, उनको लगता है उसके सामने वाले की सेंसिबिलिटी तो हर्ट नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हमको लगा कि दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, हमको लगा कि चुनाव में अक्सर दलितों के वोट बैंक को किसी ना किसी के हिस्से में डाल दिया जाता है कि ये तो इनका वोट बैंक है, ये उनका वोट बैंक है, उनका वोट बैंक है। लेकिन दलितों के जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनकी जो सोच है उसके बारे में, और दलित भी बाकी समाज की तरह से कैसे सोचता है, समझता है, अपने मुद्दों के बारे में चिंता करता है, देश के बारे में चिंता करता है, उसके बारे में कोई बताता नहीं। तो हमको लगा कि पिछले 4-5 साल से ही हम लोगों के दिमाग में चल रहा था कि हमें करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई टेक्निकल कैपेबिलिटी उस तरीके की नहीं थी। हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, हम दलितों का सबसे बड़ा डाटाबेस अपने ऑफिस में मैनेज करते हैं, हमारे पास है वो सारा का सारा। हमारे पास देश में किस जाति की कितनी आबादी कहां पर है, उस सबका डेटा हमारे पास है। केंद्रीय सरकार में कितनी नौकरियां हैं, ये सब हमारा डेटा है। लेकिन वो कैपेबिलिटी हमारी नहीं थी कि हम इस क्षेत्र में कैसे हम अपने समाज के सर्वे करें और कैसे लोगों के सामने ले जाएं। तो प्रेम कुमार जी ने हमारी इस बारे में सहायता की, और उन्होंने द कन्वर्जेंट मीडिया के जरिए वो टेक्निकल कैपेबिलिटी लेकर आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी,
और एक बात और कहना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा प्रयास जो है प्रो बोनो प्रयास है। हम लोगों ने अपने लीडर्स और वॉलंटियर्स को लगाया और इन्होंने मुफ्त में सारी टेक्निकल कैपेबिलिटी पूरी टीम को लगा के हमारे साथ किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल धन्यवाद प्रेम जी अशोक जी तो आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मैं भी आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि इतना बढ़िया मौका दिया आपने मुझे विमर्श के लिए। मैं बहुत दिनों से ये विमर्श करना चाहता था, मेरे मन में बड़ी सारी जिज्ञासाएं मैं भी आपसे पूछूंगा, लेकिन दिल्ली चुनाव में दलित किधर जाएगा ये आप लोगों ने डाटा निकाल के सामने रख दिया। आपके डाटा के बाद आपको लग रहा है कि सब पॉलिटिकल पार्टियों में खलबली मचेगी, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है। दलित समुदाय, बहन जी ने कहा है कि हम भी लड़ेंगे चुनाव, और उन्होंने ट्वीट किया इस बार तो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। उनका दावा है कि दलित वोट उनकी तरफ आ जाएगा। लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो किसी के इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे कैंडिडेट खड़ा करती है। इस तरह की सामान्य धारणा है। लेकिन मैं इसलिए आपसे ये विमर्श करना चाहता हूं कि एक जमाने में वो सबसे ताकतवर नेता हुआ करती थी, और लोग कहते थे मायावती इकलौती ऐसी नेता हैं जो अपनी कॉल पे 24 घंटे में सबसे ज्यादा भीड़ जुटा सकती है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो उनकी छवि खंडित हुई है, खासतौर से पैसे को लेकर, उसने दलित समाज में शून्यता भरी है। दलितों के नेता कौन होंगे इसके दावा हर पार्टी करती है, लेकिन एक्चुअल में कौन दलितों के लिए काम कर रहा है किसी को समझ नहीं आता। तो आपने पहली बार दलितों के बीच जाके सर्वे किया, और खास तौर से इतने संगठित तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेम जी, क्या था इस सर्वे करने के पीछे, रणनीति क्या थी, मकसद क्या था? जी, बहुत अच्छा सवाल है संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अशोक जी का भी शुक्रिया। देखिए, जब चीजें घटित होती हैं तो कोई होता है जो कि कायनात में जो कि चीजों को मिला देती है। वैसा ही कुछ हुआ हमारे और अशोक जी के बीच में। एक संबंध विकसित रहा कुछ सालों से, और हम सब बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। आपने जो एक प्रश्न कहा ना, कि एक बात कही कि मायावती जी जब कभी एक कॉल देती थी तो सब दलित समाज एकजुट हो जाता था। मैंने ये क्षमता अशोक जी में 2018 में देखी थी, और उस समय जब उन्होंने एक ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी मोदी 1 में चरम पर थी। भाई, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई सुनना भी नहीं चाहता था। आप याद करेंगे, हम लोग मेट्रो में बात कर रहे होते थे, दो व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ में बात हो गई तो तीसरा व्यक्ति उसमें टपक जाता था और हमें बात करने नहीं देता था। ये हालात थे पॉपुलैरिटी के उस समय। अगर ये शेड्यूल कास्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया था जिसमें कि इनको कॉम्प्रोमाइज होने थे, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में कि SC/ST एक्ट जो है उसमें संशोधन हम बर्दाश्त उसमें हम बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करना। पूरे देश में जो बंद का आह्वान हुआ और हमने देखा कि इन्होंने बंद कराया और कैसे व्हाट्सएप के जरिए वो बंद हुआ देश में। तो उस समय उनकी क्षमता का पता चला, ये SC को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमें दिखाई दिया। हमने समझा जाना कि नहीं, अशोक भारती जी तो मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अलग अलग तमाम राज्यों में इतनी पैठ रखते हैं और इतना काम कर रहे हैं। फिर हमने उनके काम को भी जाना, तो ये संबंध मजबूत होता गया। अभी बीते समय में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है, पिछले चुनाव में क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है, वो आप आंकड़ों में भी देखेंगे कि डिफरेंट समुदाय के लोग तो इधर उधर लगभग फिक्स है कि किसका वोट कहाँ जाता है। अल्पसंख्यक का वोट कहाँ जाएगा पॉलिटिकली डिसाइडेड होता है, सवर्ण किधर वोट देंगे पॉलिटिकली डिसाइडेड होता है, ओबीसी में भी ओबीसी का कौन तबका किसके साथ जुड़ा है, सब पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। लेकिन दलित वोट ऐसा है, वो वोट जिधर रुझान दिखाता है सत्ता उसी की बनती है। भले उनका परसेंटेज ऑफ वोट 16% हो, 17% हो, कहीं और भी अलग हो, ऐसे दिल्ली में 16.7% है। तो लेकिन तब हमने सोचा कि दलित को लेकर के कोई ऐसा सर्वे तो होता नहीं है, क्यों नहीं इसको हम एक मॉडल के रूप में हम ये नहीं बता रहे कि किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन कितनी सीटों पर क्या रुझान है, जनता कैसे सोचती है, दलित कैसे सोचते हैं, दलित के वीमेन कैसे सोचती हैं, मेंस कैसे सोचते हैं, इसको अगर हम लाएंगे तो ये
एक बड़ी बात होगी। और हम लोग पिछले महीने दिसंबर भर तो चर्चा करते रहे, और उसके बाद में हम लोगों ने पिछले 1 महीना पहले से इस काम को शुरू किया, और एग्जैक्टली जो काम 1 से 15 जनवरी के बीच हुआ, उसमें सभी नैकडोर की वीमेन एक्टिविस्ट को पूरा प्रशिक्षण दिया गया कि वो कैसे करना है, प्रश्नावली बनाई गई, तमाम चीजें करके वो हम लोग ने ये रिजल्ट लाया। तो ये है तरीका जो हम लोग इस पर काम कर गए। अब ये जो क्या है रिजल्ट, उस पर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, तो ये रिजल्ट की सबको रहता है क्या होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी 3 बार सत्ता में रही है, और जाहिर बात है एंटी इनकम्बेंसी है और जबरदस्त है, लेकिन जबरदस्त रहने के बावजूद कोई फैक्टर है जो इस एंटी इनकम्बेंसी को उनको सत्ता से बाहर जाने से रोक रहा है? कोई है, कोई बात है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, तो दलित वोटर्स में हमें यह दिख रहा है कि 44% दलित आज भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को वापस लाना चाहते हैं। 44%। 44%। और ये जब हमने अभी बहुत चर्चा में है कि शीला दीक्षित का कार्यकाल याद कर रही है जनता, और कांग्रेस ने इसको इशू भी बनाया है। इस मुद्दे पर भी हमने जाना, निश्चित रूप से शीला दीक्षित जी के लिए 32% लोग चाहते हैं, और कि उनका कहते हैं कि उनका कार्यकाल जो था बेहतरीन था। लेकिन 12 साल बाद अगर 32% फिगर है तो ये है उन कांग्रेस के लिए गर्व करने वाली बात है। लेकिन अब भी किसका कार्यकाल बेहतर है जब हमको जानना चाहे, तो 51% लोग अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को बेहतर मानते हैं। ये शीला दीक्षित के मुकाबले में, मतलब 32% उनका और 51% केजरीवाल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों रिजल्ट अपने आप में कहानी कहते हैं, और कम से कम कंक्लूजन इसका बहुत सारा निकल सकता है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं, पत्रकार भी हूं, तो उसका उस हिसाब से भी मतलब निकालता हूं। तो वो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं जो ये अरविंद केजरीवाल जो वो जिसको रेवड़ी बोलते हैं, और बड़ी सम्मान के साथ अरविंद केजरीवाल उसको स्वीकार करते हैं कि हमको रेवड़ी बोलो, हम करेंगे, रेवड़ी कल्चर बनाएंगे। तो वो उसने तो पूरी पार्टी को प्रभावित किया, बाकी पार्टियों को भी, सब लोग उससे में जुड़े। कोई कह नहीं सकता कि वो फ्री बीज, तथाकथित फ्री बीज की तरफ वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता, जब दलित समाज है, वंचित समाज है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई एक फैक्टर ऐसा जरूर होगा कि उनको पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, या उनको फ्री में बस यात्रा मिल रही, इस तरह का कुछ ना कुछ है जो अरविंद केजरीवाल के प्रति अट्रैक्शन देता है। इस वजह से शायद वो 51% वोट जो लोग हैं अरविंद केजरीवाल को दोबारा लाना चाहते हैं, ये सर्वे में नजर आ रहा है। हालांकि महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा माना है, दलित समाज में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, दूसरे नंबर पर बेरोजगारी को मुद्दा माना है। बाकी इस पर और भी आगे बात करेंगे। मैं ये बताइए मुझे पहले स्पीच थी, महंगाई के लिए वो किसको दोषी मानते हैं, केजरीवाल की सरकार को या केंद्र मोदी की सरकार को? नहीं, ये पर्टिकुलर प्रश्न था नहीं कि महंगाई के लिए किसको दोषी मानते हैं, लेकिन मुद्दा कौन सा बड़ा है, तो वो महंगाई है। हाँ, पोल्यूशन के लिए लोग दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं, ये हमारे सर्वे में है। बिल्कुल ठीक। अशोक जी, बहुत चौंकाने वाला बात है ये सामने कि इतने साल लगातार सरकार में रहने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद, अगर अभी भी 51% लोग केजरीवाल को, दलित समुदाय में 51% लोग दलित केजरीवाल को अपना बेहतर नेता मानते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं, तो ये किसी भी नेता के लिए उपलब्धि भरी बात हो सकती है कि 51% लोग मानते हैं। अशोक जी, कांग्रेस भी बड़ी मेहनत कर रही है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि शीला दीक्षित की बातें, जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा कि शीला दीक्षित के बहाने वो दिल्ली के लोगों को एक चेतना जगाई जाए कि शीला दीक्षित बेहतर मुख्यमंत्री थी, उन्होंने दिल्ली को बेहतर बनाने का काम किया। दलित समुदाय के मन में कांग्रेस के कितने प्रतिशत का रुझान है, कितने प्रतिशत दलित चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे वो? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे सर्वे की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, जो बिटवीन द लाइंस है, वो स्टोरी ये है कि कांग्रेस, दलित जो है धीरे 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 कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मैं अगर आपको बताऊं
ये बात ठीक है, प्रेम जी ने जो कहा कि 44% जो वोटर है, दलित का जो वोटर है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि वो पहले 53% वोटर था। 2020 में उसको 53% लोगों ने वोट दिया था। 9% वोट वहां से शिफ्ट होकर अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये बात दलितों सच है का कि जी, दलितों का 9% वोट शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। एक और भी इसमें बड़ी जो बात है, एक इस सर्वे में ये निकल कर आया कि दलित वोटर का ऑलमोस्ट 1/3 जो है वो बीजेपी के साथ कंसोलिडेटेड है। लेकिन उसमें भी जो है पिछली बार उनका 33% वोट दलितों ने 33% दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था 2020 में। 2024 में इस बार के चुनाव में जो है 32% ही केवल बीजेपी के साथ है और 1% जो वोट बीजेपी से हट रहा है वो भी कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को, जिसको 2020 में केवल 11% दलितों ने वोट किया था, इस बार उनको 22% दलित जो है वो वोट दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दलित जो है बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। और चूंकि ये जो रुझान है, ये रुझान ये जरूर दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को अगर रिटेन करना है अपने आप को, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता खोती है तो उसकी वजह यह है कि वो दलितों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाने के बावजूद कांग्रेस के साथ संविधान की लड़ाई का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रेम जी। ये हमारे प्रधानमंत्री वैसे ही दुखी हैं, एक तो ट्रंप ने नहीं बुलाया उनको, और दूसरे अशोक जी ने बता दिया कि कांग्रेस जो है वो दलितों के बीच में इतनी तेजी से पैठ बना रही है। राहुल गांधी की वो लाल किताब, उसने पूरे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार रोक दी। अगर वो लाल किताब, संविधान वाली किताब हाथ में नहीं होती, और अरुण गोविल जी और अरुण लल्लू जी जो अयोध्या के सांसद हुआ करते थे, वो ये कहते नहीं कि 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, तो शायद आज मोदी तीसरी बार कहते, ये मोदी सरकार, वो एनडीए सरकार नहीं कहते। तो जो अहंकार था प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का, उसको चूर चूर किया केवल एक लाइन ने कि संविधान बदल देंगे। तो जो कांग्रेस की तरफ वोट डाइवर्ट हो रहा है, अशोक जी ने बताया दिल्ली में 12-13% वोट बढ़ जाना काफी बड़ी बात है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, ये वास्तव में दलितों के बीच में जा रहा है, और ये आने वाले टाइम में, और खासतौर से अब बिहार के चुनाव होने वाले हैं, ये मुद्दा वहां भी तूल पकड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी को ये डर है, इसीलिए राहुल गांधी पे कभी नोटिस, कभी एफआईआर, ये सब कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है प्रेम जी? देखिए संजय जी, दो प्रश्न हमने सर्वे में रखे थे, उससे आपके इन प्रश्नों का जवाब मिलता है। एक तो दलित बहुत इनोसेंट होते हैं और वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट वगैरह जो है वो उससे परे हट करके अपनी राय रख देते हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया कि एनडीए और इंडिया में आपको कौन पसंद है, तो ये स्पष्ट राय इंडिया गठबंधन के साथ में दिखाया, और इन्होंने जो बताया इंडिया गठबंधन के लिए, वो 52% का मत था इंडिया गठबंधन के साथ और 46% का एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ। तो ये एक बात बताता है कि इंडिया गठबंधन का जो अट्रैक्शन बना है, पूरे समाज में बना है। अभी हमने दलित में किया सर्वे, तो उसका आईना सामने है। तो उसमें राहुल गांधी के संविधान बचाओ को लेकर के जो पिछले दिनों प्रयास हुए, उसका महत्व दिखता है। यूपी के चुनाव में भी दिखा था, लोकसभा चुनाव में यूपी से भी और महाराष्ट्र से भी दिखा था, और यहाँ भी दिल्ली में भी नजर आता है। एक और प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चर्चा में आना चाहिए, कि आप अपनी समस्याओं का हल किस पार्टी से, आपकी समस्याओं से के लिए लड़ते हुए कौन सी पार्टी दिखती है या किस पर भरोसा है, इस आशय का जो प्रश्न था, उसके जवाब में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। सबसे ज्यादा 38% लोगों ने कहा कि कांग्रेस से ही उम्मीद है, वही हमारी समस्याएं हल कर सकती है। तो ये एक बड़ा चेंज शिफ्ट दिख रहा है, और हमें इसका कारण, और ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में कोई कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा मूवमेंट कर दिया, कोई लीडर ऐसे पैदा हो गए कि उनका अट्रैक्शन हुआ।
तो इसका साफ तौर से श्रेय जो है राहुल गांधी और उनके बीते समय में प्रयास मल्लिकार्जुन खड़गे जी के का भी है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन दलितों में ये विश्वास पैदा करता है। और कांग्रेस की जो शक्ति बढ़ी है पिछले दिनों, जो जब हर पार्टी उनके साथ जुड़ के रहना चाहता है, तो उस शक्ति के पीछे दलित का ये विश्वास और किसी हद तक मुस्लिम का भी है, क्योंकि अभी पर्सपेक्टिव में वो मुसलमान नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं सर्वे का। तो ये दलितों का विश्वास जो है कांग्रेस की तरफ जो लौट रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के इंपॉर्टेंस को और कांग्रेस से जुड़ने की प्रवृत्ति को ये तय कर रहा है दलित रुझान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी। आप लगातार दलितों के बीच में काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। दलित जो हैं वो अपनी राजनीतिक चेतना के लिए कितना जागृत है? क्या अभी भी जो नेताओं को पहले लगता था कि दलित बस्ती में वो 2 दिन पहले पैसा बांट देंगे, शराब बांट देंगे, वोट खरीद लेंगे, आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टियों की धारणा बन गई थी कि दलित आसानी से खरीदा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये धारणा अब बदल गई है? अब दलितों में भी चेतना आ गई है, वो जानते हैं कौन उनके हक की बात करता है, कौन उनके खिलाफ की बात करता है, किसको मनुवाद में भरोसा है और किसको संविधान में भरोसा है, ये बात अब उनको समझ में आ गई है। देखिए संजय जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। और ये जो धारणाएं हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत सारी धारणाएं दलितों के बारे में पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। इस वजह से लोग सोचते हैं क्योंकि दलित कमजोर हैं, दलित गरीब हैं, लोगों को लगता है उनको दारू पिला दो, उनको मुर्गा खिला दो, उनको कुछ पैसा दे दो तो वो अपना पर्सपेक्टिव और राजनीति बदल लेंगे। मैं समझता हूं इस बात में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि मैं आपको कंक्रीट एग्जांपल बताता हूं। 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस सत्ता में थी, मिसेस गांधी ऑल पावरफुल थी, लेकिन सरकार बदली। वो दलितों के बिना तो सरकार को बदला नहीं जा सकता इस देश में कहीं भी। 1989 में जब जनता दल बना, आपको पता है राजीव गांधी जी की सरकार थी, ऑल पावरफुल गवर्नमेंट थी, वो इतने बड़े बहुमत से जीत कर आए थे। लेकिन 1989 में अगर आप देखेंगे कि जनता दल के पीछे की जो ताकतें थी वो दलित थे और मुसलमान थे, उन्होंने बदली। तो क्या उस वक्त दारू और मुर्गा नहीं बटा होगा? और अभी अगर आप देखें कि यहां तो सब कुछ बट रहा है, राशन बट रहा है, मकान बट, सब कुछ फ्री में बिक रहा है। रेवड़ियों पे रेवड़ी बांटने वाले कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर है। तो मेरी समझ ऐसी है कि दलितों के बारे में ये जो धारणा है बुद्धिजीवी तबके की, क्योंकि बौद्धिक तबका ये आर्गुमेंट पेश करता है, ये गरीब आदमी ये आर्गुमेंट पेश नहीं करता, ना कोई गरीब। तो ये जो आर्गुमेंट है भारत के इलीट और बौद्धिक तबके से आती है। ये इलीट और जो बौद्धिक तबका है ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। वो ये मानता है जो गरीब है, जो कमजोर है, जो वंचित है, वो बिकाऊ है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई व्यक्ति नॉट फॉर सेल है तो वो केवल गरीब, वंचित और कमजोर व्यक्ति है। और कोई व्यक्ति अगर इस देश में फॉर सेल है, वो इस देश का एलीट है जो रातों रात अपनी साइड बदलकर राष्ट्रवादी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रेम जी, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। मैंने देखा प्रेम जी, मैं गांव में गया, मैंने बात करी, मैंने कहा लोग कहते हैं कि आपको राशन मिलता है तो आप उसके पक्ष में हो जाएंगे। अब वो रिएक्शन आने लगा है, वो कह रहे हैं कोई एहसान थोड़ी ना है, ये तो हमारा ही पैसा है। मतलब ये सवाल मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब इस तरह के रिएक्शन सामने आने लगेंगे। तो लगता है आपको कि अब दलितों में जो चेतना आ गई है, वो समझने लगे हैं ये जो सरकारें दे रही हैं ये एहसान नहीं है, ये हमारा ही पैसा है जो हमको दे रहे हैं। और इस चेतना के विकास में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारक कौन है, कोई किसने ये जागृति पैदा की होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि दलित रुझान और दलितों में चेतना आने वाले समय की आहट है, परिवर्तन की आहट है। ये इसको नोट किया जाना चाहिए और इस सर्वे में भी वो पॉइंट उभर कर आता है। दूसरी बात है कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है। हम आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में जो प्रतिरोध की आवाज होती है वो आवाज लगातार खत्म होती चली गई। लोगों का कोई तरीका नहीं सूझता था। जो विरोध कर रहा है, जो सांसद है, एमएलए है, उस विरोध, अगर विरोध की सरकार है तो सरकारें खरीद ली गई, सांसद खरीद लिए गए, विधायक खरीद लिए गए,
इवन राज्यसभा के सांसद इस्तीफा दे दे करके दोबारा अपनी पार्टी में लाए गए। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, वो आरोप अगर बीजेपी के साथ चले गए तो उनका पूरा केस ही खत्म हो गया। तो एक डर भी और एक लालच भी, इसके कॉम्बिनेशन से प्रतिरोध की जो आवाज है देश में बंद हुई। कांग्रेस एकदम बुरी हालत में चली गई, 42 सीट 52 सीट, मतलब एकदम बुरे दौर में। तो इस ऐसे समय में इनोवेशन की जरूरत थी कि प्रतिरोध की आवाज को कैसे इनोवेट करे, क्योंकि ये तो खरीद लेता है या डरा देता है या जेल में डाल देता है, मुख्यमंत्री तक को भी जेल में डाल देता है। कैसे किया जाए? तो इसमें हम पूरा देश आभारी रहेगा, मतलब ये कोई चापलूसी वाली बात नहीं है कि एक इनोवेशन राहुल गांधी ने पैदा किया पूरे देश में। और उस इनोवेशन का ये हुआ, वो न्याय यात्रा से लेकर के आप लोगों के बीच जाना, इंटरेक्ट करना, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच जाना। इवन दलित समाज के बीच भी वो जाते हैं, वो ओबीसी के बीच जाते हैं, छात्र के बीच भी जाते हैं, किसान के बीच भी, मजदूर के बीच भी, गीगा वर्कर्स के बीच भी, तमाम तरह के लोगों के बीच वो गए। तो उससे एक इनोवेशन उन्होंने पैदा किया। डरो मत का एक नारा दिया, क्योंकि पूरा देश में डर का माहौल था। तो डरो मत का नारा उसको काटने के लिए था। लोगों ने पहले जरूर सोचा ये क्या डरो मत बोल रहे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि बीजेपी के भीतर से भी डरो मत से प्रभावित लोग होने लगे। आरएसएस भी डरो मत से प्रभावित हो गया, वो भी बिना डरे हुए बोलने लगा मोदी जी को कुछ ना कुछ। इस तरीके से चीजें हुई। तो ये जो बदलाव आया, इस बदलाव में नेतृत्वकारी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है, नाम ही नहीं है, जिन्होंने एक इनोवेशन दिया। और ये चीजें अब जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? बराबरी। और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है, इसका मतलब गैर बराबरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज में, शासन में पूरे ओबीसी, दलित समुदाय, सबकी भागीदारी कितनी है? कितने पैसे का निर्णय दलित समाज ले पा रहा है? 1 पैसे का। ये सारी बातें जो उन्होंने समझाई हैं पब्लिक को, तो इससे चेतना का स्तर बढ़ा है कि ये सरकार तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों के लिए है। इस तरह की बातें लोगों को समझ में आने लगी। राजनीति बदलने का ये जो है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। आप ये सर्वे में, दलित समाज के बीच सर्वे में, कि दलित समाज में सबसे ज्यादा चेतना है कि उन्होंने इस चीज को पकड़ा है और उनका रुझान जो है परिवर्तन की तरफ है। हमें लगता है राहुल गांधी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने समझा तो दलित समाज ने समझा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी सवाल अशोक जी आपसे लूंगा मैं। रोहित वेमुला से जो संघर्ष शुरू हुआ वो आज भी हमको देश के अलग अलग कोने में दिखता है। कभी किसी दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता कि उसकी बारात निकलनी है, कभी बराबरी का अधिकार अगर मांगे तो उसकी मूछें उखाड़ ली जाती हैं, कभी दलित को बेइज्जत किया जाता है, उस पे शरीर पे निशान दिखाई देते हैं। लेकिन समाज अभी भी खड़ा नहीं होता, अब मनुवाद के विरोध के नाम पर खड़ा नहीं होता, और जो संघर्ष कर रहे हैं लोग उनके साथ नहीं देते। तो आपको लगता है आजादी के इतने सालों के बावजूद हमारा देश अभी भी दलितों को उचित सम्मान नहीं दे पाया, और वो नहीं दे पाया तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है और ये कब खत्म होगा? दलित कब बराबरी के आधार पे आएंगे? नहीं, मैं देखिए आपने बहुत ही जो मार्मिक जो इस देश की हकीकत है उसको सामने रखा है। मैं समझता हूं कि हमारे आजादी के आंदोलन की जो थाती थी वो ये थी कि सबको लेकर चलो, साथ लेकर चलो। हमारा आजादी का आंदोलन इस बात को रिकॉग्नाइज करता था कि भारत में भेदभाव है, जातिगत प्रॉब्लम है, सांप्रदायिक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ आर्थिक कमजोरियां हैं। हमारा आजादी का आंदोलन बाकायदा इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता था और उसने ये वायदे किए थे, उसने संकल्प लिया था कि जब हम आजाद देश बनेंगे, जब हम अपना कोई विधान बनाएंगे, हम उन सब चीजों से निपटने के लिए प्रावधान करेंगे। भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, भारत के संविधान ने इन तमाम चीजों को रिकॉग्नाइज करते हुए संविधान में इस बात को रखा। अनफॉर्चुनेटली संविधान में जो बातें आई उनको देश के जो सबसे कमजोर तबके थे, जिनको संविधान ने एकाएक, पहले जिनको कुछ नहीं माना जाता था, जिनको बराबर नहीं माना जाता था, जिनको कोई हैसियत नहीं थी, संविधान ने उनको हैसियत दी, उनको सम्मान दिया, उनको बराबरी दी, उनको अवसर दिए,
उनको शिक्षा में, नौकरी में, सब जगह उनको अवसर देने का प्रावधान किया। अनफॉर्चुनेटली जो वंचित तबका था वो तो बराबरी की हैसियत पर आ गया, लेकिन जो ऊंचे पेडेस्टल पर बैठा था, जो सामंती तत्व थे, जो राजशाही के तत्व थे, जो सदियों से चले आ रही धार्मिक कूप मंडूकता के शिकार थे, उन लोगों को लगा कि ये तो हमारे अधिकार हमारे अधिकार खो रहे हैं। तो इसलिए वो संविधान की जो हमारी लड़ाई थी, देश की जो उसकी लड़ाई की वैल्यू को इम्बाइब नहीं कर पाए। और मुझे लगता है वही तबके, वही जो वर्ग हैं जो संविधान के मूल्यों को अभी तक इम्बाइब नहीं कर पाए हैं, उनको सीख नहीं पाए हैं, उनको अपने जीवन में उतार नहीं पाए हैं, आज अनफॉर्चुनेटली ऐसी ताकतें काफी मजबूत हो गई हैं। इन्होंने उन ताकतों ने कभी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सरकार उनके हाथ में आ गई क्योंकि हिंदू हिंदू एक है की बात हो गई। अब हिंदू हिंदू एक है, भाई हिंदू में तो अगर आप जो कह रहे हैं 1917 में जब ये लड़ाई चली तो बड़े पैमाने पे कोशिश हुई कि दलितों को भी हिंदू में लाया जाए, पिछड़ों को भी हिंदू में लाया जाए, लेकिन अब जब आपके पास सत्ता आ गई तो ना दलित हिंदू है, ना पिछड़ा हिंदू है। उनके जब भी संवैधानिक अधिकारों की बात होती है तो आप उसको कुचलने की बात करते हैं, कभी आप कैटेगराइजेशन करके बांटना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो वैल्यू है, और मुझे लगता है यही वो बड़ा वैल्यू है जिसको राहुल गांधी जी ने बात को पकड़ा है। और मैं समझता हूं कांग्रेस को इस बात का खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा पहले कि अगर वो 1950 से ही संविधान के मौलिक मूल्यों का जनता में प्रचार करते जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये राष्ट्रवादी और फासी जो राष्ट्रवादी तत्व ये कभी सत्ता में आते नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, और जिनको संविधान से मिला है, हमें तो जो भी मिला है संविधान से मिला है, हमको ना हिंदू से मिला है ना मुसलमान से मिला है, हमको तो जो भी मिला है संविधान से मिला है। और मुझे लगता है ये बात दलितों और आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में धीरे धीरे घर घर पहुंच गई। दलितों में तो पहुंच गई है, लेकिन अभी पिछड़े वर्गों में पहुंचना बाकी है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम्स के भी एक बड़े तबके में पहुंच गया है, माइनॉरिटी के एक तबके में पहुंच गया है। मुझे लगता है इसका भविष्य काफी उज्जवल है, और दलित तो संविधान के लिए प्रतिबद्ध है, और उस लड़ाई में हम जो भी संविधान की लड़ाई लड़ेगा, जो भी संविधान के मूल्यों के लिए आगे लेकर चलेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, प्रेम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे अशोक भारती जी और प्रेम कुमार जी, और आपने सुना कि ये कितनी शानदार बातचीत थी। और जादू है कि अभी भी केजरीवाल के लिए 44% दलित उनको वोट करने जा रहा है। 51% लोग मानते हैं, दलित समुदाय के लोग मानते हैं केजरीवाल बेहतर नेता है। लेकिन देश में मुझे उस दिन का इंतजार है जब दलितों को बराबर का अधिकार देने के लिए हर पार्टी वास्तव में कोशिश करेगी, मनुवाद का विरोध करेगी और कहेगी कि इस देश में सब लोग बराबर के हैं, सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। कैसी लगी बातचीत? चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके मुझे बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।